आप देख रहे हैं अनहोनी। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। आपका खाना लगा दूं साहब? रामू ने मुझसे पूछा। खाना मैं खाकर आया हूँ, मैंने अवनी मेंशन को गौर से देखते हुए कहा। मुझे बड़ी खुशी थी कि यह बड़ा सा बंगला मुझे बहुत कम दाम में मिल गया। अच्छा रामू, ये बताओ, मैंने पूछा, ये बंगला इतने कम दामों में क्यों बेचा जा रहा था? वो क्या है ना साहब, रामू ने ज़रा हिचकिचाते हुए कहा, इस बंगले के पीछे एक बावड़ी है जिसे सब खूनी बावड़ी के नाम से जानते हैं। लोगों का मानना है कि वहाँ चुड़ैल रहती है। क्या बकवास है, मैं ये सब नहीं मानता। तो मैं जाऊँ साहब? रात हो गई है, मेरी पत्नी मेरा इंतज़ार कर रही होगी। रामू ने डरी हुई नज़रों से बावड़ी की तरफ देखते हुए कहा। मेरे हाँ कहने की देर थी कि रामू वहाँ से सरपट भाग गया। रामू के जाते ही मैं अपने कमरे में चला गया। मेरे कमरे की खिड़की से वो बावड़ी साफ नज़र आती थी। मैं बहुत थक गया था और मुझे नींद भी बहुत आ रही थी। मैंने एक बार नज़र उठाकर उस बावड़ी को देखा और फिर से अपने बिस्तर पर लेट गया। थकावट की वजह से मुझे बहुत जल्दी नींद आ गई। थोड़ी देर बाद मुझे बंगले के पीछे से कुछ आवाज़ें सुनाई दी। मुझे ऐसा लगा कि बावड़ी में कोई नहा रहा है। मैंने खिड़की से बाहर झांक कर देखा। एक खूबसूरत सी लड़की बावड़ी के पानी से नहाकर बाहर आ रही थी। ये कौन है? मैंने मन ही मन सोचा। और इतनी रात के मेरे घर में क्या कर रही है? बात को पता लगाने के लिए मैं जल्दी से बिस्तर से उठा और बावड़ी की तरफ चल पड़ा। मैं जब वहां पहुंचा तो देखा वो लड़की बावड़ी के पास वाले बड़े से बरगद के पेड़ के नीचे खड़ी थी। कौन हो तुम? मैंने उससे पूछा। इतनी रात को यहाँ क्या कर रही हो? मैं अनामिका हूँ, उसने मेरी आंखों में आंखें डाल कर कहा। और ये मेरा घर है। इतना कहकर वो बावड़ी की तरफ चल पड़ी और उसके पानी में समा गई। मैं हड़बड़ा कर उठा तो मैंने देखा कि सुबह हो चुकी थी। मैंने जो कुछ देखा वो सिर्फ एक सपना था। ये विश्वास करना मेरे लिए बहुत मुश्किल था। नाश्ता करने के बाद भी उस लड़की का चेहरा मेरी आंखों के सामने घूमता रहा। क्या वो सचमुच बावड़ी वाली चुड़ैल थी? मैंने अपने आप से पूछा। लेकिन अगले ही पल मुझे अपनी सोच पर हंसी आ गई। मैं कब से इन अंधविश्वासों पर विश्वास करने लगा। मैंने उस बात को मन से निकाल दिया और काम करने के लिए अपना लैपटॉप खोला। लेकिन उस लड़की का चेहरा था कि मेरी आंखों के सामने से हटता ही नहीं था। मुझे उसके बारे में जानने की उत्सुकता हुई। मैंने इंटरनेट पर अनामिका मेंशन टाइप किया और ये जानना चाहा कि कल रात उसने मुझसे जो कहा क्या वो सच था। क्या वो सचमुच कभी उस घर में रहा करती थी? सर्च का बटन दबाते ही मैंने जो सनसनीखेज खबर पढ़ी उससे मेरे होश उड़ गए। अनामिका मेंशन में एक भयानक कत्ल। मैं उस कत्ल के बारे में ज़्यादा जानकारी प्राप्त करने के लिए पास के पुलिस स्टेशन में गया। वहाँ के इंस्पेक्टर ने बताया कि कई साल पहले अवनी मेंशन में एक पति पत्नी रहा करते थे। पति का नाम वरुण मेहता और पत्नी का नाम अनामिका था। एक रात दोनों के बीच कुछ बहस हो गई और अनामिका ने अपने पति को चाकू मारकर हत्या कर दी। अगले दिन सुबह पुलिस को वरुण की लाश अनामिका मेंशन में मिली। खून से लथपथ चाकू भी उसकी लाश के पास मिला जिस पर अनामिका के उंगलियों के निशान थे। लेकिन अनामिका को कोई पता नहीं चला। अपने पति का कत्ल करने के बाद वो फरार हो गई। पुलिस अब भी उसकी तलाश में है, लेकिन वो अब तक पुलिस के हाथ नहीं आई। इंस्पेक्टर पवार ने मुझे अनामिका और उसके पति वरुण की तस्वीरें भी दिखाई जो कि पुलिस के रिकॉर्ड में थी। यह उसी लड़की की तस्वीर थी जिसे मैंने कल रात उस बावड़ी से बाहर निकलते हुए देखा था। मैं पुलिस चौकी से लौट ही रहा था कि मेरी मुलाकात हमारे पड़ोसी विशाल से हो गई। इधर उधर की कुछ बातें करने के बाद मैंने उससे वरुण के कत्ल के बारे में पूछा। मुझे तो विश्वास ही नहीं होता कि अवनी वरुण का कत्ल कर सकती है। दोनों में इतना प्यार था, फिर वो क्यों अपने पति को मारेगी? तो तुम्हें क्या लगता है विशाल? मैंने पूछा। किसने की होगी वरुण की हत्या?
मैं जानता हूँ ऐसा कौन कर सकता है, विशाल ने बड़े गंभीर आवाज में कहा। वरुण का एक दोस्त था जिसका नाम था नीरज। वो अक्सर यहाँ आया करता था, खासकर उस वक्त भी जब वरुण घर पर नहीं होता था। मुझे पता था कि अनामिका पर उसकी बुरी नज़र थी। मैंने वरुण को ये बात बताई भी थी, लेकिन वरुण को नीरज पर इतना भरोसा था कि उसने मेरी बात को हंसी में उड़ा दिया। मुझे पूरा विश्वास है इस कत्ल में नीरज का हाथ ही है। हत्या के बाद तो वो यहाँ कभी दोबारा नहीं आया। मैं सारी रात सोचता ही रहा। मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं किसकी बात पर विश्वास करूं, इंस्पेक्टर पवार की या विशाल की। सोचते सोचते मुझे नींद आ गई। कुछ देर बाद मैंने देखा कि अनामिका जोर से चिल्ला रही है। कोई आदमी उसे जबरदस्ती अपने बाहों में कसने की कोशिश कर रहा था। अनामिका अपने आप को छुड़ाने भर की पूरी कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो अवनी को मजबूती से पकड़े हुए था। अनामिका मदद के लिए चिल्ला रहे थे। इतने में ही वहां वरुण आ गया। नीरज, वरुण ने उस आदमी की तरफ देखते हुए कहा, ये तुम क्या कर रहे हो? छोड़ो उसे। नीरज ने अपनी कोट के पॉकेट से एक चाकू निकाला और वरुण के पेट में दे मारा। वरुण की उसी पल मौत हो गई। तुमने वरुण को मार डाला? अनामिका ने रोते हुए कहा। अनामिका ने वरुण के पेट में घुपा हुआ छुरा निकाला और नीरज की तरफ बढ़ने लगी, पर इससे पहले कि अनामिका नीरज पर प्रहार करती, नीरज ने एक लोहे की छड़ी से उसके सिर पर वार कर उस पर प्रहार की और उसकी भी मौत हो गई। नीरज ने अनामिका की लाश को बंगले के पीछे वाली बावड़ी में डाल दिया। मैं नींद से हड़बड़ा कर उठा। तभी मुझे बावड़ी से कुछ आवाज़ें सुनाई दी। मैं बावड़ी की तरफ भागा। वहां पहुंचकर मैंने अनामिका को उसी बरगद के पेड़ के नीचे खड़े पाया। मुझे यहाँ से निकालो, अनामिका ने मुझे देखते ही कहा। मेरे साथ बहुत अन्याय हुआ है, मैं तुम्हारी मदद ज़रूर करूँगा, कहकर मैं उसकी तरफ बढ़ा। लेकिन इससे पहले कि मैं उस तक पहुँच पाता, किसी अदृश्य शक्ति ने अनामिका को पकड़कर खींचा और उसे बावड़ी के पानी में डुबो दिया। मुझे उसी पल इंस्पेक्टर पवार को फ़ोन किया। इंस्पेक्टर, मैं अनामिका मेंशन हत्याकांड के बारे में आपको कुछ जानकारी देना चाहता हूँ। आप जल्दी से जल्दी कुछ गोताखोरों को लेकर यहाँ आ जाइए। इंस्पेक्टर कुछ गोताखोरों को लेकर आ गया और मेरे कहने पर उन्होंने बावड़ी में भी तलाश शुरू की। सुबह होने ही वाली थी कि उन्हें बावड़ी के अंदर से एक कंकाल मिला। उस कंकाल के सिर के पीछे एक जख्म का निशान था। ये जख्म ठीक उसी जगह था जहां नीरज ने अनामिका के सिर पर लोहे की छड़ी से वार किया था। कंकाल को जांच पड़ताल के लिए अस्पताल भेज दिया गया। जब फॉरेंसिक की रिपोर्ट आई तो उसमें यह साबित हो गया कि यह कंकाल अनामिका का ही है। अब मुझे उस सबूत की तलाश थी जो नीरज को दोषी करार दे सकता हो। मैं सोच में पड़ गया, ये सबूत मुझे कहाँ से मिलेंगे। मैंने चारों तरफ नज़र घुमाकर देखा। मुझे पूरा विश्वास था, हो ना हो सबूत मुझे इसी बंगले के आसपास कहीं मिलेंगे, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं अपनी तलाश कहाँ से शुरू करूं। बहुत सोचने के बाद मेरा ध्यान एक बात पर गया। मैंने अनामिका को जब भी देखा था वो उस बड़े से बरगद के पेड़ के नीचे खड़ी रहती थी। अनामिका वहाँ बार बार क्यों आती थी? मुझे ऐसा लगा उस बरगद के पेड़ के नीचे ज़रूर कोई राज दफन है। मैंने कुल्हाड़ी उठाई और वहाँ खुदाई करनी शुरू कर दी। बहुत देर खुदाई करने के बाद मुझे वहाँ ज़मीन में गड़ा हुआ एक पैकेट मिला। मैंने पैकेट खोलकर देखा तो उसमें एक लोहे की छड़ी और किसी मर्द के कुछ कपड़े थे जो खून से लथपथ थे। मैं फौरन पुलिस को पैकेट देकर स्टेशन आ गया और उसे इंस्पेक्टर पवार के हवाले कर दिया। उसकी जांच पड़ताल से ये पता चला कि उसमें जो खून लगा था वो अनामिका का था। जब वो कपड़े विशाल को दिखाए गए तो उसने फौरन पहचान लिया कि वो कपड़े नीरज के थे। उन कपड़ों से नीरज के सर के कुछ बाल भी मिले थे। पुलिस ने नीरज को गिरफ्तार कर लिया। कपड़ों से मिले बालों की फॉरेंसिक जांच के बाद ये साबित हो गया कि कपड़े नीरज के ही हैं। अब नीरज के पास अपना जुर्म कबूल करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। उसे 2 लोगों की हत्या करने के इल्ज़ाम में फांसी की सज़ा दे दी गई।
आज इस बात को 6 महीने बीत चुके हैं। हर रात सोने से पहले मैं उस बावड़ी की तरफ ज़रूर देखता हूँ। मेरे मन में अनामिका से एक बार मिलने की बड़ी इच्छा होती है, लेकिन वो फिर मुझे कभी नज़र नहीं आई। शायद उसकी आत्मा को मुक्ति मिल गई होगी। मैंने उसकी अंतिम इच्छा जो पूरी कर दी और उसे और उसके पति के कातिल को सज़ा दिलवाकर मैंने उसे न्याय जो दिला दिया था। मुझे पता है कि वो कभी वापस नहीं आएगी, लेकिन ना जाने क्यों हर रात मैं उससे मिलने की इच्छा लेकर मन में सोता हूँ। तो दोस्तों, ये थी आज की पहली कहानी। तो चलिए बढ़ते हैं आज की दूसरी कहानी की ओर। खटखट की आवाज़ हुई। ऊपरी मंजिल के कमरे में बिस्तर पर गहरी नींद में सोया हुआ अंश इस आवाज़ को सुनकर जाग जाता है। सबसे पहले उसकी नज़र पास रखी घड़ी पर पड़ती है। रात के 1 बज रहे होते हैं। उसके बाद उसकी नज़र पास में लेटी हुई उसकी पत्नी कविता पर पड़ती है। कविता गहरी नींद में सोई देखकर अंश बिस्तर से उठता है और अपने बच्चों के रूम में जाकर झांकता है। दोनों बच्चे काम्या और अमर गहरी नींद में सो रहे हैं। उन्हें देखकर अंश राहत की सांस लेता है और अपने कमरे में वापस आ जाता है। बेड पर बैठकर अंश ग्लास में रखा पानी पीता है। पानी खत्म करके वो ग्लास टेबल पर रखता ही है कि फिर से खटखट की आवाज़ सुनता है। तब उसे पता चलता है कि यह आवाज़ तो उसके मेन गेट के खटखटाने की है। अंश ऊपर से खिड़की खोलकर नीचे झांकता है। नीचे वो कुछ ऐसा देखता है जिसे देखकर उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वो देखता है कि एक काली काया जिसके पूरे शरीर पर बड़े बड़े बाल हैं और उसका सिर भेड़िए का है, बहुत तेजी से दरवाज़ा पीट रहा है। नीचे का नज़ारा देखकर अंश डर से कांपने लगता है और तुरंत खिड़की बंद कर देता है और तुरंत अपनी पत्नी को नींद से उठाता है। कविता आंखें मलते हुए पूछती है, क्या हुआ? इतनी रात को क्यों उठाया? अंश आगे बोलने से पहले ही कविता के होंठों पर उंगली रख देता है और खिड़की की तरफ इशारा करके बोलता है, वहाँ कुछ बहुत भयानक है। इस पर कविता बोलती है, ऐसा क्या है? इस पर अंश बोला, मुझे नहीं पता वो क्या है, मगर जो भी है बहुत भयानक है। इस पर अंश बोला, नहीं तुम मत देखना, पता नहीं वो क्या बला है। अब तक दरवाज़ा खटखटाना बंद हो गया था। अंश ने सोचा वो जो भी था शायद अब वो जा चुका है, इसलिए वो कविता से कहता है, दरवाज़ा खटखटाना बंद हो गया, शायद वो चला गया, मैं देखता हूँ खिड़की खोल के। जैसे ही अंश खिड़की खोलता है तो देखता है सामने की छत पर वही परछाई जो दरवाज़ा खटखटा रही बैठी है और वो कविता को अंश को घूरे जा रहे थे। उसकी आंखें खून के समान लाल हो रही थी। उसके इस तरह घूरने से कविता की घिक्की बंध जाती है। तभी वो दरिंदा अंश की छत से दूसरी तरफ छलांग लगाता है और उनके सामने से गायब हो जाता है। कविता और अंश राहत की सांस लेते हैं और बिस्तर पर बैठ जाते हैं कि तभी दोनों अमर की आवाज़ सुनते हैं जो बहुत तेजी से चीख रहा था। दोनों भागकर कमरे की तरफ जाते हैं और अंश कमरे को खोलकर देखता है तो उसकी रूह कांप जाती है। वो देखता है कि उसकी बेटी काम्या की आधी खाई हुई लाश बिस्तर से नीचे पड़ी हुई है और उस दरिंदे ने अमर के पैर को मुंह दे रखा है और उसकी नाजुक हड्डियों को बड़े आराम से चबा रहा है। दरवाजे के खुलने की आहट से उस दरिंदे का ध्यान उन दोनों की तरफ जाता है जो लाचार होकर अपने दोनों बच्चों की अधखाई लाशों को देख रहे थे। वो दरिंदा एक छलांग लगाकर दोनों को अपने आगे के पंजे में दबोच लेता है और पूरे घर में दोनों की चीखें गूंजने लगती है। सुबह के अखबार में आदमखोर द्वारा एक और परिवार के 4 लोगों को चबाया गया, पुलिस सबूत ढूंढने में नाकाम। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानियाँ। अगर आपको ये कहानियाँ पसंद आई हों तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मैं आपका दोस्त आर्यन जल्द ही मिलूँगा आपसे ऐसी ही नई कहानियों के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।